Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो आई एम वेरी वेल अवेयर कि आपको इन दोनों ही टर्म्स के मतलब पता है. तो आज हम इन टर्म के मतलब तो मतलब रिकॉल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनको डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट अस टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले एक वर्ड का मतलब समझते हैं, विच इज दिस रिसोर्स. तो रिसोर्स, मान लो आपकी क्लास में ग्रुप्स बना दिए गए हैं और एक ऐसा ग्रुप है ना जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो चीज़ों को बहुत क्विकली और इजीली सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, आपको एक टास्क दे दिया गया कि आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर एक प्रोजेक्ट बनाना है. तो अगर आप कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऐसे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं ना, तो वो काफी इजीली अच्छे से चीजों को सिंप्लीफाई करके एक प्रोजेक्ट बना के तैयार कर देंगे, राइट. तो ऐसे लोग या ऐसी चीज जो किसी भी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या इंडिविजुअल, अगर कोई भी ऐसी चीज जो उनकी वेल्थ को इंक्रीज करे, दैट इज अ रिसोर्स. अब मान लो उस प्रोजेक्ट को बनाकर आपको स्कॉलरशिप मिल गई ग्रुप के पूरे बच्चों को, तो आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई ना, पढ़ाई में मदद हुई ना. सो दैट इज अ रिसोर्स, अ सप्लाई ऑफ समथिंग दैट अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन हैज एंड कैन बी कैन यूज स्पेशली टू इंक्रीज इट्स वेल्थ. तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है, इनका ये क्यों चाहिए? तो ये हमारे लिए एसेंशियल हैं ड्यू टू एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द नेशन. तो एक इंडस्ट्री की, एक इंडिविजुअल की, एक नेशन की ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने क्या पढ़ा था? इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ा था. तो इंडस्ट्रीज चैप्टर में हमने समझा था ना कि कैसे जिस कंट्री में ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो वो कंट्री इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल देखी गई है. क्यों है वहाँ इंडस्ट्रीज? शायद वहाँ टैलेंट ज़्यादा है, या वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स है जो काफ़ी एबंडेंट है. तो उसकी वजह से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं. ज़्यादा इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से उस कंट्री की वेल्थ बढ़ी है, right? So similar kind of a concept is here. Now talking about the types of energy resources. So types of energy resources are renewable and non-renewable. Renewable मतलब जिनको हम renew कर सकते हैं, which can be replenished or regenerated after a short period of time and are inexhaustible. मतलब थोड़े ही टाइम में हम उनको रीजेनरेट भी कर लेंगे, रिप्लेनिश भी कर लेंगे थोड़े ही टाइम में, और वो कभी खत्म होंगी भी नहीं. जैसे कि सन की एनर्जी जिसे हम बुलाते हैं सोलर एनर्जी, या टाइड्स की एनर्जी जिसे हम बुलाते हैं टाइडल एनर्जी, या विंड की एनर्जी विच इज विंड एनर्जी, राइट. देन वन मोर इज जियोथर्मल एनर्जी, करेक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आज हैं लेकिन अगर हम उनका सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कल नहीं रहेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को वो नहीं मिलेंगे, और एक बार वो खत्म हो गए तो अब उनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, और तब तक पता नहीं ह्यूमन रेस रहेगी भी या नहीं रहेगी. सो दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू जनरेट एंड दे डू नॉट अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमंस. तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो कितना है ड्यूरिंग लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस, राइट. तो हमारा लाइफ स्पैन 80 to 90 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम 100 ईयर्स. बहुत कम लोग हैं जो 100 तक पहुंचते हैं या जो 100 से ऊपर जाते हैं. तो उस केस में ये अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो अब ये रिसोर्सेज वापस से जनरेट नहीं होंगे हमारे लाइफ टाइम में. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट. तो ये लिमिटेड है हमारे पास. देन कमिंग ऑन टू द एनर्जी रिसोर्सेज, सो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. सो
वी विल टॉक अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। हमने सारे ही डिस्कस किए हैं लास्ट पॉइंट को छोड़ के, तो हम सिर्फ इनको गो थ्रू करेंगे फटाफट से। सो दे आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली, दे आर अनलिमिटेड, इनएग्जॉस्टिबल एंड इजिली रिन्यूड, right? For example, wind energy, solar energy and hydroelectricity. Now they do not cause pollution. तो ये वो resources हैं जिनसे हमारा environmental pollution, किसी भी तरह का pollution जो है वो नहीं होता है। Okay, now coming on to the first type of this renewable energy resource, which is solar energy. So solar energy basically हमें कहाँ से मिलती है? sun से मिलती है। So it is readily available and it is unlimited. तो यहाँ पर use होता है solar panels का for electricity, heat, water and cook food. तो solar panels क्या करते हैं? तो आपने ऐसे panels देखे होंगे, ठीक है। आजकल तो लोगों ने घरों पर भी ये पैनल्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं, जिससे वो इन पैनल से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उनके पानी जो सोलर गीजर्स लोग लगा के रखते हैं अपने घर में, और साथ ही साथ सोलर कुकर्स का भी यूज़ करते हैं। इवन इन्हीं सोलर पैनल से जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करके उसको चेंज कर दिया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे जो बर्डन है, हम उसको भी कम करते हैं। तो होता क्या है कि सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स में होते हैं सोलर सेल्स, ठीक है। सोलर सेल्स क्या करते हैं? दे रिसीव सोलर एनर्जी, राइट। तो सोलर सेल्स और फोटो वोल्टेक cells, so they receive energy. Now ये जो solar cells और photovoltaic cells होते हैं, they are made of thin semi-conducting materials when exposed to sunlight. तो ये जो solar cells होते हैं ये क्या करते हैं? ये इनके अंदर, मतलब ये जो सोलर सेल्स होते हैं इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहाँ से सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये लूज हो जाते हैं और ये शेक करने लगते हैं, और ऐसे ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इन्हीं सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स का यूज हम अपनी टॉर्च लाइट्स में भी करते हैं, अपने कुछ कैलकुलेटर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स भी होते हैं, इवन जो स्ट्रीट लाइट्स या स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं उनमें भी सोलर सेल्स और फोटोवोल्टिक सेल्स का ही यूज होता है। सो दिस इज हाउ सोलर सेल्स दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो दिस इज अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, वेरी फ्यू स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी डिटेल्ड स्टेप्स जो इस क्लास में नहीं बट आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग वाटर। तो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जब पानी फोर्स से, प्रेशर से गिरता है ना ऊपर से, तो उसी का हम यूज करके हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करते हैं। सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग वाटर फ्रॉम अ हाइट, ओके, सो फ्रॉम अ हाइट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे डैम्स बनाते हैं तो डैम्स एक हाइट पे बनाते हैं और फिर उनमें गेट्स लगा देते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जब गेट्स खुलते हैं तो ऊपर से पानी जो है ना वो काफी प्रेशर से नीचे की तरफ खुलता है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उससे पानी नीचे आता है और नीचे होती है टर्बाइंस। तो ये टर्बाइंस घूमती हैं और इनके घूमने से ही प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो दे टर्न द व्हील्स ऑफ द टर्बाइन एंड दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली दीज आर दोज टू स्टेप्स जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अब नाउ द थिंग इज दिस इज ऑल्सो अ रिलायबल एनर्जी रिसोर्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ये बहुत ही एक रिलायबल एनर्जी सोर्स होने वाला है हमारे लिए। ये नॉन पॉल्यूटिंग भी है और ये चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल और पेट्रोलियम, कोल से लेते हैं बेसिकली, वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो चीप है। तो अगर आपने, जैसे अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में जाओ तो वहाँ पर जैसे हिमाचल है, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और वहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप
यूपी में रहते हो और कोई आपका फ्रेंड है जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो अगर आप उसको बोलोगे कि हमें ये बताओ कि आपके घर का बिल कितना आता है या फिर पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, सो उनकी कॉस्ट हार्डली 1-2 रुपीज होती है, ठीक है, वो भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 1 या 2 रुपीज ही होती है। और वहीं पर अगर आप यूपी में आ जाओगे तो जो पर यूनिट प्राइस है ना वो 7 to 8 रुपीज है। तो ये काफी चीप एनर्जी सोर्स है, लेकिन शायद अभी हम ज्यादा कोल पे डिपेंडेंट हैं तो वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बट एज वी आर ग्रोइंग, एज आवर कंट्री इज ग्रोइंग, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू प्रोड्यूस करने की कोशिश हो रही है। सो यहाँ पर ये जो वर्ड हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अब कोल और पेट्रोलियम जो है वो काफी जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रो, ये जो पानी है, मतलब पानी की जो एनर्जी है, इसका हम यूज कर रहे हैं, ये एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। वहीं पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो अगर हम इसको कोल या पेट्रोलियम से ले रहे हैं, सो दीज आर द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। तो ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही हैं और इसलिए हम पानी की तरफ या हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करके हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी कंट्री में भी, तो हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू जनरेट करके हम अपनी कंट्री की डिमांड्स पूरी कर सकते हैं फॉर दिस पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को। तो जो 1/4 डिमांड है वर्ल्ड की of electricity is met by hydroelectricity, मतलब जो पानी से जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो 1/4 ऑफ वर्ल्ड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डन बाय, इज मेट बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी मतलब हम हवा से पैदा होने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो विंड एनर्जी, सो ब्लोइंग विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ द विंड मिल। तो ये आप विंड मिल देख रहे हो, तो एक विंड मिल में ना ये 3 ब्लेड्स होते हैं और इसके ब्लेड्स कहाँ हैं, ये हैं, और एक यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इस पोल के साथ। तो एक जो विंड मिल होती है उसके पास होते हैं 3 ब्लेड। तो जब हवा चलती है तो वो इन ब्लेड्स के ऊपर जब गिरती है तो इन ब्लेड्स को रोटेट करती है, ठीक है। तो यही ब्लेड्स जो होते हैं वो टरबाइन से अटैच्ड होते हैं और टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर से। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो यहाँ पर आगे विंड ब्लेड्स हैं, विंड मिल के ब्लेड्स हैं बेसिकली। दीज आर कनेक्टेड और अटैच्ड टू टरबाइन्स and these are further attached to generators, right? और इसी से कन्वर्ट होती है विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ऐसा कहाँ पर हो रहा है, तो हमारी कंट्री में ऐसा होता है राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में बहुत सारी विंड मिल्स हैं और एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड, या फिर विंड की अगर हम एज एनर्जी बात करें, सो इट इज फ्री एंड इट इज वाइडली अवेलेबल। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है, तो वहाँ पर विंड मिल्स को इंस्टॉल करके, पूरा सेटअप को बेसिकली इंस्टॉल करके हम वहाँ से फ्रीली, मतलब हमें सिर्फ सेटअप की कॉस्ट है, उसके बाद फ्रीली हम ये एनर्जी या इससे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और अपनी कुछ एनर्जी डिमांड्स को यहाँ से भी फुलफिल कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू जो हमने अभी बोला, तो क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मार्क करना तो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कहाँ पर है राजस्थान, तो ये देखो, ये है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान के जैसलमेर में, किसमें, जैसलमेर इन राजस्थान,
राइट तो यहाँ पर विंड मिल्स के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है. नाउ कमिंग ऑन टू द विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर क्रशिंग ग्रेन्स, लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कैनाल्स एंड रिवर्स टू हायर लेवल्स एंड टू ड्राइव मशीन्स इन द यूरोपियन कंट्रीज. तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज में विंड मिल का यूज करके हम ग्रेन्स को क्रश करना या फिर पानी को लिफ्ट करना या फिर मतलब पानी को हायर लेवल को लिफ्ट करना या मशीन्स को चलाना, वो सब इन विंड एनर्जी की हेल्प से किया जाता है. मतलब इन कामों को करने के लिए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और ये वो रिसोर्सेज हैं जो फ्रीली और वाइडली अवेलेबल हैं और साथ ही साथ दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज. बात समझ आई? ओके नाउ तो चाइना नहीं है, चाइना, यूएसए, जर्मनी एंड स्पेन आर द लीडिंग विंड पावर प्रोड्यूसिंग नेशंस. ठीक है तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर विंड से पावर को प्रोड्यूस किया जाता है इन 4 कंट्रीज. सो ये लीडिंग है. ठीक है ओके हाँ ऑल राइट. सो यहाँ पर अगर हम मार्क करें इन द वर्ल्ड मैप, सो दिस इज आवर फर्स्ट कंट्री दैट इज चाइना, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है और क्या है? जर्मनी. तो जर्मनी है यहाँ पर, लेट मी ओके ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जर्मनी है और ये स्पेन है. ठीक है तो लेट मी मार्क दिस. ओके सो दिस इज स्पेन एंड दिस इज जर्मनी. तो ये वो 4 कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड की जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं विंड एनर्जी में. ओके सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द टाइडल एनर्जी. तो वो अगेन एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का और ये हमें जनरेट होती है या ये हमें मिलती है फ्रॉम ओशियन टाइड्स. तो आपने समुद्र की लहरें तो देखी होंगी, कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं राइट. सो देख एक तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऑटो में हमें एनर्जी मिल रही है, मतलब ऑटोमेटिकली नेचर से हमें मिल रही है. सो दे आर जनरेटेड बाय ओशन टाइड, दे आर जनरेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज कोस्ट लाइन. तो अब अगर आप इंडिया की कोस्ट लाइन देखो तो देखो ये है हमारी कंट्री इंडिया जो कलरफुल हमने मार्क की है. तो इसमें अगर आप 3 तरफ देखो तो हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो काफ़ी लंबी है राइट. तो यहाँ पर भी देखो तो ये हमारी कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है. तो मतलब हमारे आसपास समुद्र हैं बहुत सारे, सी ओशन हैं हमारे आसपास. तो यहाँ पर टाइडल एनर्जी जो है वो इजीली बनती रहती है, मतलब नेचुरली बन रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो ये जो हाई टाइड्स हैं कोस्टल एरियाज में, इनका भी यूज़ करके हम पावर को जनरेट कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द जियोथर्मल एनर्जी. तो जियोथर्मल एनर्जी की बात करें सो दिस इज द हीट एनर्जी बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. तो हमें आपने वोल्केनोज देखे हैं, ठीक है, लावा देखा है, लावा बहुत सारे बच्चे हैं वो बड़े खुश होकर लावा गेम खेलते हैं. तो अर्थ के नीचे ना बहुत सारी हीट है, तो इसी हीट का यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं जियोथर्मल, मतलब अर्थ के नीचे की हीट. ठीक है, जियो इज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी और अर्थ, और थर्मल मीन्स हीट. तो जो अर्थ के नीचे की हीट है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे. सो अंडरग्राउंड हीट वार्म्स ग्राउंड वाटर. तो जो नीचे का हीट है, अर्थ की हीट है, तो अगर आप ना कभी भी ग्राउंड वाटर निकालो, आप एक टैंक से पानी निकालो, ठीक है, रात को, है ना, दिन में मत निकालना, दिन में टैंक पानी से गर्म हो जाएगा तो आपको लगेगा, मतलब सुबह सुबह जब आप टैंक से पानी निकालो तो वो बहुत ठंडा होता है. लेकिन अगर आप पानी जमीन के नीचे से कभी भी निकालो तो वो बहुत बहुत गर्म नहीं होता है, मतलब वो एक तरह से ल्यूक वार्म सा वाटर होता है राइट. वो क्यों? क्योंकि अर्थ के नीचे की जो, मतलब अर्थ के अंदर की जो हीट है वो हमारे ग्राउंड वाटर को गर्म कर देती है और इसी से प्रोड्यूस होते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स और हॉट वाटर स्टीम्स. ठीक है, सो नाउ इट अंडरग्राउंड जो पानी है, अंडरग्राउंड जो हीट है वो पानी को गर्म करिए, जिससे हॉट स्प्रिंग्स या हॉट स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलते हैं.
तो जो स्प्रिंग्स और गीजर्स हैं नेचुरली दे रिलीज हॉट वाटर एंड स्टीम इन वेरियस लोकेशंस। तो अगर हिमाचल में आप मणिकरण टेम्पल गए हो, तो हिमाचल में कुल्लू के पास मणिकरण टेम्पल है, तो वहां पर ना नेचुरली गर्म पानी होता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि वो जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से है। तो वो जो पानी है ना, वो पहले तो क्रैक्स के थ्रू वो सीप इन हो जाता है ग्राउंड के अंदर, फिर वहां पर वो गर्म होता है और उसके बाद वो वहां से एक नेचुरल स्प्रिंग की तरह निकल कर बाहर आता है। तो जहां पर वो पानी आप देखोगे कि लोगों ने पोटली बनाकर राइस की पोटली बनाकर डाला होता है और वो राइस जो है वो वैसे ही पक जाते हैं, इतना गर्म पानी होता है। So this is an example of the geothermal energy. Now this energy drives turbine to generate electricity. इस एनर्जी का यूज हम टर्बाइंस को रोटेट करने में और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर सकते हैं। So this is how this heat of the earth is used to produce hot water and steam. तो एक एग्जाम्पल तो हमने अपने इंडिया में ही देख लिया। So अगर हम एज कंपेयर टू हम बाकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, सन या विंड या टाइडल, तो उन सब के कंपैरिजन में ना ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये हमने काफ़ी कम इसको हमने एक्सप्लॉइट किया है, या हम ये बोल सकते हैं कि इसको हमने काफ़ी कम यूज़ किया है, राइट? ओके, सो नाउ in India, the geothermal energy is trapped in regions like Himalayan belt, barren islands of Andamans and Sun, Narmada, Tapi river rift zone. Now the Iceland efficiently utilizes geothermal power for energy production. So throughout the world एक country है आइसलैंड जिसने इस एनर्जी को काफ़ी efficiently यूटिलाइज किया है ताकि हम उससे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। और इंडिया में भी बहुत सारी अंडमान्स के बैरन आइलैंड्स या फिर हिमालयन की बेल्ट में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द बायोगैस। तो बायोगैस अगेन एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हम एक एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और वो भी हम एफिशिएंटली निकाल सकते हैं, मतलब उस एनर्जी को, और वो भी एक क्लीन फ्यूल हमें मिल जाता है और नॉन पॉल्यूटिंग प्रोसेस है ये। सो फर्स्ट इज द हाउस होल्ड ऑर्गेनिक एंड एनिमल वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। तो मतलब बायोगैस बनती किससे है? तो ये बनती है जो हमारे घर का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, तो इन सब का डीकॉम्पोजिशन जब होता है तब बायोगैस मिलती है। सो इट इज एन अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट एनर्जी सोर्स फॉर द स्मॉल स्केल। तो आपने ये चैप्टर शायद पहले पढ़ा हो या इस टॉपिक के बारे में आपने पहले पढ़ा हो। तो छोटे छोटे बायोगैस प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं ऐसी एरियाज में जहाँ पर ये एनिमल वेस्ट या फिर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे बायोगैस प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाता है और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जिन्हें हम स्मॉल स्केल्स में यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल स्केल के लिए एनर्जी उस प्लांट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अगर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए तो अब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को नहीं मिलेंगे। सो दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दे आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड दे डिप्लीट ओवर टाइम। सो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल गेट डिप्लीटेड फास्ट। तो जैसे हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जिस स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं ये इन फ्यूचर में ना खत्म होने वाली हैं। सो दे कैन नॉट बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड एंड ऑल्सो दे कॉज पॉल्यूशन। तो हमने कितना देखा है कि गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो उनके बढ़ने की वजह से एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो चुका है। एक टाइम आया था जब कोविड आया था, कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी एंड इवन सेकेंड वेव में भी हमने देखा था कि क्योंकि गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो एयर का पॉल्यूशन था वो बिल्कुल कम हो गया था। जो लोग पंजाब में रहते थे ना, उनको वो जो हिमाचल की माउंटेन रेंजेस थी ना, वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देने लग गई थी। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो वो दूर हैं लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? द रीज़न इज़ नॉट कि दे आर फार अवे फ्रॉम पंजाब, बट द रीज़न इज़ दैट
एयर इज पॉल्यूटेड सो मच कि हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, बट एक्चुअली एयर इज सो मच पॉल्यूटेड कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन जिनकी वजह से होता है, और इस वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियर, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसमें है न्यूक्लियर एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरेनियम डिपॉजिट्स इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल एज यूरेनियम डिपॉजिट्स आर लिमिटेड। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेट करते हैं वो हम यूरेनियम से करते हैं। तो यूरेनियम अगेन एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब कि एग्जॉस्ट हो गया तो गया, तो इसलिए वो ये क्योंकि यूरेनियम डिपॉजिट्स लिमिटेड है, इसलिए यूरेनियम से प्रोड्यूस होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल है। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग, लाइक द फर्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच इज कोल। तो कोल क्या है? तो कोल बेसिकली एक हार्ड सा ब्लैक सा मिनरल है। आपने देखा हो कोयला जो विंटर्स वाली जगह रहते तो वो कोयला जलाते हैं, राइट? सो इट इज अ हार्ड ब्लैक मिनरल बिलो द अर्थ्स सरफेस। तो ये बनता कैसे है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जब प्लांट मैटर अर्थ के नीचे, मतलब ऊपर से प्रेशर आता जाता है, बहुत सारा सामान ऊपर से लोड होता जाता है, और इंटेंस हीट और प्रेशर जब इन प्लांट मटेरियल पे, डेड प्लांट मटेरियल के ऊपर आता है, तब हमें मिलता है कोल। तो कोल की फॉर्मेशन जो है वो प्लांट मटेरियल से होती है, जब वो ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, हीट प्रेशर सब बढ़ता है। तो इसको बनने के लिए मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इट इज सेड दैट मोर देन 650 मिलियंस ईयर्स अगो ये जो प्लांट मटेरियल था ये अर्थ के नीचे डिपॉजिट हुआ था, और उससे कोल बना है, वो कोल जो हम आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम जल्दी इसको यूज कर रहे हैं, तो अब अगेन इसको 650 मिलियन ईयर्स लगेंगे, और उतने साल हमारे पास तो नहीं है, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के यूज करना है। सो नाउ बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट, हमने कोल को 4 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज एंथ्रासाइट। इट इज सेड टू बी द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इसमें 90% कार्बन होता है, राइट? Now bituminous, which is the second best coal, इसमें 65 to 70% कार्बन होता है। Then lignite, so lignite is poor quality coal, जिसमें 60% कार्बन होता है, ठीक है। देन पीट इज नॉट फुली फॉर्म्ड बट स्टिल एंड गिव्स लिटिल हीट एंड लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। तो कई बार वो होता है ना, जैसे लकड़ी भी जलाओ, है ना, लकड़ी भी जलाओ, तो कई बार ना वो जो लकड़ी होती है ना, मतलब वो लकड़ी जलती तो है, थोड़ी सी हीट तो आती है, लेकिन ज्यादा उससे धुआं निकलता है। तो जो पीट है ना, पीट भी एक ऐसा कोल है जो जब जलता है तो हीट आती है, थोड़ी हीट मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्मोक आती है उसकी बर्निंग पे। तो ये जो हमारी 4 क्लासिफिकेशन है, ये 4 टाइप्स हैं कोल की, ये है बेस्ड ऑन कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है। तो स्टार्टिंग विद एंथ्रासाइट, इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल और इसमें 90% कार्बन है। देन बिटुमिनस, इट इज द सेकंड बेस्ट क्वालिटी एंड इट हैज 65 to 70% ऑफ कार्बन। देन लिग्नाइट हैज 60% ऑफ कार्बन। इट इज सेड टू बी द पुअर क्वालिटी कोल। एंड पीट जो है उसे तो अभी हम नॉन फुली फॉर्म्ड कोल की क्वालिटी बुलाते हैं, जो थोड़ी सी हीट देता है और बहुत सारी स्मोक देता है ऑन बर्निंग। तो जब भी कोल को हम जलाते हैं तो इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। तो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जैसे ना हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज में ना, तो इंडस्ट्रीज में हमने शुरू में ही, मतलब जब हमारा इंडस्ट्रीज वाला फर्स्ट नीड एंड क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आया था, तो उसमें ना हमने एक लाइन पढ़ ली थी कि बहुत ज़्यादा जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो उसमें ना हमने 2 कंट्रीज पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? रिकॉल करो फटाफट। सो यूएसए एंड हमारा पड़ोसी देश कौन? चाइना, राइट? तो वैसा ही ना यहाँ पर भी कुछ है। तो जो भी आप पढ़ोगे ना उनमें मैक्सिमम केसेस में आपको यूएसए और चाइना का नाम तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं कोल के, एक तो है चाइना, राइट? तो चाइना तो है ही।
दूसरा मैंने अभी कौन सा बताया? सो दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और तीसरा है ये बड़ा सा देश, मतलब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। मैं इसको बहुत ज्यादा तो नहीं उसको कर पा रही हूं, बट यस ये, सो दिस इज रशिया, राइट। तो एक ये हो गया, और अभी एक और बचता है विच इज दिस, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये वो देश है या वो कंट्रीज हैं जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं, किसमें? कोल की प्रोडक्शन में। कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो नाम याद रखने हैं, और मैंने मार्क इसलिए किया है कि जब भी आप वर्ल्ड मैप को देखो तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपके दिमाग में छप जाएं, जैसे चाइना और यूएसए। इंडिया तो पता ही होगा, चाइना, यूएसए ये तो छप चुकी होंगी, इवन रशिया भी। तो बाकी जो है उनको जितना हम ज्यादा मार्क करेंगे वो उतनी ज्यादा हमारे दिमाग में वो एक इमेज बैठ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम अपनी कंट्री में हम कोल रिजर्व्स की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहला जो मेजर कोल रिजर्व है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, विच इज झारखंड। तो झारखंड में विच इज JH, राइट, यहाँ पर है दामोदर वैली और छोटा नागपुर प्लेटो, राइट। तो यहां पर दीज आर द मेजर कोल रिजर्व्स। तो मेजर कोल रिजर्व्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। सो मेजर कोल रिजर्व, ओके। नाउ इसके सिवा भी बहुत ज्यादा माइंस हैं, और ये माइंस जो हैं ये यहीं पर हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो झारिया माइंस झारखंड में है, राइट। रानीगंज आप मुझे बताओगे, ये हमने इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में भी किया था। देन गिरिध एंड बकारो, राइट। और इसके सिवा तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु, राइट। सो तमिलनाडु में भी नेवेली एक जगह है विच इज रिच इन लिग्नाइट, ओके। तो समझ आ गया, बात समझ आ गई कहाँ कहाँ पर मार्क करना है? क्या ये सारी चीजें आपको समझ आई? ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में अगर हम से शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये बात करें कि विंड एनर्जी कहाँ पर हम हार्नेस करते हैं, या कहाँ पर उसका इफेक्टिव यूज किया जाता है, तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स पता ही होने चाहिए, क्योंकि यही ज्योग्राफी है, यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, जिसे हम क्रूड ऑयल भी बुलाते हैं। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल क्यों बुलाते हैं? सोचो सोचो, क्योंकि इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ को चलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, राइट। देन इट फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे कोल की, राइट, तो हमने बोला कि प्लांट्स जो हैं वो दबते जाते हैं, हीट प्रेशर बढ़ता जाता है, और फिर अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो वो प्लांट्स जो दबे थे उनका कोल हम आज यूज कर रहे हैं। सो इन द सेम वे पेट्रोलियम को भी बनने को डेड प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स जो हैं जब वो ऐसे दबते जाते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उसके बाद हमें पेट्रोलियम मिलता है। सो इट इज रिफाइंड इनटू डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन। तो इंडिया हैज एक्सप्लॉइटेड ऑल इट्स रिजर्व्स। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारी कंट्री में भी पेट्रोलियम रिजर्व्स थे, लेकिन हमारे देश ने उनको पहले ही खत्म कर चुके हैं हम उनको। नाउ कमिंग ऑन टू द पेट्रोलियम एंड द क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्रोड्यूसर्स। तो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स में एक सबसे पहली बात है अरब कंट्रीज या फिर गल्फ कंट्रीज जिन्हें हम बुलाते हैं। तो जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर द मेजरली द गल्फ कंट्रीज, जिसमें आती हैं सऊदी अरेबिया, मतलब ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो पर्शियन गल्फ है उसके अराउंड जो कंट्रीज हैं। सो लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर, ठीक है।
तो इसमें ये वाला जो एरिया है जो आप यहाँ देख रहे हो ना, जहां पर ये हैंड आ रहा है, सो दिस इज पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसके अराउंड जो कंट्रीज आती हैं उन्हें हम बुलाते हैं गल्फ कंट्रीज। तो जैसे आप इसमें अगर अभी मार्क करें हम, तो हम इसमें मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मार्क करते हैं ईरान, इराक, राइट, इवन ये Saudi Arabia, correct, even USA is a leading producer of petroleum, then Venezuela जो कि यहाँ पर है साउथ अमेरिका में, even Algeria, then this big country Russia. So these are the leading oil producing countries और पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है। तो कौन कौन सी है? गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, देन यूएसए, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, देन अफ्रीका में Algeria, and this big country Russia. So all of these are the leading oil producing countries. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे हमने पहले ही बात की कि इंडिया में ना बहुत जो रिजर्व्स थे उनको हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, मतलब हम उनको ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन अभी फ्रेशली कुछ मेजर रिजर्व्स हमें मिले हैं असम में। असम में कहाँ पर? तो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, असम में डिगोई में, ठीक है, डिगोई, देन सिबसागर, देन नहरकटिया, यहाँ पर मिले हैं। और इवन बॉम्बे हाई, मतलब महाराष्ट्र में बॉम्बे में, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ में, और इवन गुजरात में भी अंकलेश्वर में, कहाँ पर? ANKLESH, अंकलेश्वर, गुजरात में भी कुछ मेजर रिजर्व्स देखे गए हैं। अभी जो न्यू रिजर्व्स हैं वो हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी बेसिन में, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस जो है वो हमें पेट्रोलियम बेल्ट्स में ही मिलती है, जो हमारे पेट्रोल वाले जो हमने बेल्ट्स देखे हैं वहीं पर हमें नेचुरल गैस मिलती है। सो दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस। अगेन एक गैस है, तो इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और इसको क्योंकि जहां पर ये यूज करते हैं वहीं पर इंडस्ट्री थोड़ा है और इंडस्ट्री में लेके भी जानी है, तो भी हमें लंबी लंबी पाइपलाइंस के थ्रू हम ये नेचुरल गैस को लेके जाते हैं। इट इज अ बाय प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो मेन सोर्स है इट इज द शैलो स्ट्रेच ऑफ नॉर्थ सी फ्रॉम लिंकनशायर टू नीदरलैंड्स। इंडिया में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में इसके रिजर्व्स देखे गए हैं, राइट। तो इंडिया के अगर हम मार्क कर लें तो कौन कौन से हैं? गुजरात, देन राजस्थान, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, ओके, देन अगर हम यहाँ पर नीचे आए सो तमिलनाडु, और अगर हम यहाँ पर देखें इस तरफ तो उड़ीसा। तो ये वो सारी जगह है जहाँ पर हमें क्रूड ऑयल नहीं, हम यहाँ पर नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम इसी का एक बाय प्रोडक्ट है, ओके, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर को हम एटॉमिक एनर्जी भी बुलाते हैं, और ये बनती कैसे है? मतलब ये जो न्यूक्लियर पावर है ना, ये दो तरीके से बनती है। एक प्रोसेस है फिजन और एक है फ्यूजन। तो फिजन मतलब कि दो एटम्स थे, ठीक, सॉरी, फ्यूजन मतलब कि दो एटम्स को कंबाइन करके एक एटम बनाना। सो दिस इज फ्यूजन, कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, एंड फिजन इज ब्रेकिंग ऑफ वन एटम into two या splitting of the atom. So this is fission. जो मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इंडिया में वो कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र, कलाकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, एंड
काकरपुर गुजरात में। सो इट इज अगेन अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, एज यूरेनियम और थोरियम से हमें न्यूक्लियर पावर मिलती है, और यूरेनियम और थोरियम दोनों ही हमारे लिमिटेड हैं। तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के, ये आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और गुजरात में। करेक्ट। चलो आगे बढ़ें। नाउ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, एंड अगेन यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स आर लिमिटेड। क्योंकि ये लिमिटेड हैं तो इस वजह से ये जो एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, एक मिनट, तो इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर पावर है ये भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। सो इट इज ऑब्टेन्ड आइदर बाय फिशन एंड फ्यूजन, और इनके बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ना टोटल 8 पावर प्लांट्स हैं अलग अलग लोकेशन पर, जिसमें से 3 पावर प्लांट्स यहाँ पर है राजस्थान में रावत भट्टा में, एक यूपी के नरोरा में है, एक है तमिलनाडु में, एक है कर्नाटका के कायगा में, देन गुजरात में काकरापुर में है, और एक है महाराष्ट्र के तारापुर में। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ पर मार्क करें, यहाँ पर कितने हैं राजस्थान में? सो लेट अस राइट द नंबर्स दिस टाइम। तो 3 हैं यहाँ पर। गुजरात में कितने हैं? गुजरात में है 1, राइट। फिर आते हैं हम यहाँ पर नीचे कर्नाटका में। तो कर्नाटका में कितने हैं? कर्नाटका में है 1, राइट, कायगा में अगेन 1। नाउ कमिंग ऑन टू तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में है 1, राइट। और कहाँ पर है? एक है हमारा यूपी में, ओके, अगेन 1। देन कौन सा रह गया? महाराष्ट्र हमने मार्क नहीं किया, तो महाराष्ट्र में भी 1 है। करेक्ट। तो हो गए सारे मार्क 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो टोटल 8 पावर प्लांट्स इन इंडिया, जिसमें से 3 राजस्थान में हैं और बाकी 5 अलग अलग स्टेट में हैं, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ग्लोबली इंडिया जो है वो 4th नंबर पर आता है। सो इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन द नंबर ऑफ डैम्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो कहाँ से बनेंगे? जब डैम्स बनाएंगे, डैम से पानी गिरेगा, टरबाइन से मूव होंगे, टरबाइंस के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इंडिया ग्लोबली 4th है इन द नंबर ऑफ डैम्स। नाउ सो ये जितने भी, मतलब फर्स्ट इज चाइना, देन रशिया, सॉरी चाइना, यूएसए और रशिया के बाद है इंडिया, राइट। तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो है चाइना, यूएसए, चाइना एंड रशिया, और इन तीनों के बाद है इंडिया। तो आज तक 4,800 डैम्स कंप्लीट हो चुके हैं और उससे भी ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेजर डैम्स अगर हम इंडिया की बात करें, और ये जो सारे ही डैम्स हैं ना, पहले हमारी कंट्री में कोई डैम्स नहीं थे। इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब से लास्ट ऑलमोस्ट 70-75 ईयर्स में इतने सारे डैम्स हमारी कंट्री में बने हैं, और ये सारे ही डैम्स ने हमें खूब भरपूर बिजली पैदा करके दी है। तो मेजर डैम्स की बात करें, सो द फर्स्ट वन एंड द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज भाखड़ा नंगल डैम, जो हिमाचल प्रदेश में है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि वो रिवर कौन सी है। सो रिवर इज सतलुज, राइट। देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट विच इज ऑन रिवर दामोदर, तो ये याद रहेगा इसी से, दामोदर वैली प्रोजेक्ट से। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो वेस्ट बंगाल में है, और ये वेस्ट बंगाल में इरिगेशन, मतलब मल्टीपर्पज डैम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी इसका एक काम है। मतलब इस डैम को बनाया गया था टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल के एरियाज है ना, वहां पर इरिगेशन करना भी, इरिगेशन जो है, मतलब जो खेतों में पानी देना है, वो भी इस डैम की हेल्प से फुलफिल हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इन वेस्ट बंगाल इज फराका बैरेज विच इज ऑन रिवर गंगा, और यहाँ पर पानी जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को जाता है यहाँ से। The next one is the Sardar Sarovar Dam which is in Rajasthan and गुजरात। तो मतलब इनके बॉर्डर पर है। रिवर है हमारी नर्मदा जिसके ऊपर ये डैम बना हुआ है, एंड इट प्रोवाइड्स वाटर टू ड्राई एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान।
द नेक्स्ट वन इज हीराकुड डैम विच इज इन ओडिशा, और ये है रिवर महानदी पे इन ओडिशा एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम। तो लॉन्गेस्ट इज हीराकुड डैम एंड लार्जेस्ट इज भाखड़ा नंगल डैम इन हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट इज नागार्जुना सागर डैम विच इज ऑन रिवर कृष्णा, और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। देन नेक्स्ट इज इडुक्की डैम इन केरला जो रिवर पेरियार पर है, राइट। तो यहां पर क्या रखना है याद, एक टेबल बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा टेबल बना लो, राइट। तो इसमें एक कॉलम रखो डैम का नाम, ठीक है, कौन सी स्टेट में है, या फिर जैसे यहाँ पर है ना 2 स्टेट के बीच में है वो रखो, और लास्ट में लिख लो रिवर। और इसमें 2 चीजें जो आपको याद रखनी है वो है कि एक लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है और एक लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सा है, जो ओडिशा में है विच इज हीराकुड डैम, एंड जो लार्जेस्ट है दैट इज भाखड़ा नंगल डैम जो हिमाचल प्रदेश में है। एक और चीज यहाँ पर याद रखनी है, कहीं कहीं जगह पर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर ना हमने कहीं कहीं पर जैसे हमने ये लिखा है कि वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को पानी जाता है, या फिर इरिगेशन के लिए वहाँ से पानी यूज होता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस स्लाइड में मेंशन हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, सॉरी इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबली, ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें सो चाइना, राइट, चाइना, रशिया, ओके, एंड यूएसए, सो दीज आर द लीडिंग, और उसके बाद है इंडिया, करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज इंडिया में कहाँ कहाँ पर हमें डैम्स देखने को मिले हैं। सो सबसे पहले है हिमाचल में भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, ये सारे हमने किए हैं। रिवर कौन सी है, सतलुज है। देन नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल में। देन उसके बाद आता है फराका डैम अगेन इन वेस्ट बंगाल जो रिवर गंगा पे है। देन नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम जो राजस्थान में है। कहाँ पर है सरदार सरोवर डैम, राजस्थान में, यहाँ पर। और कौन सी रिवर है, रिवर इज नर्मदा रिवर, और ये गुजरात और राजस्थान दोनों के ड्राई एरियाज को पानी देता है, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज हीराकुड डैम जो ओडिशा में है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम, एंड यहाँ पर लार्जेस्ट डैम है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट डैम है, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज नागार्जुना सागर डैम विच इज ऑन रिवर कृष्णा, और ये है हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। तो बेसिकली मैं इन दोनों ही स्टेट्स को ऐसे मार्क कर देती हूँ। देन केरला में है इडुक्की डैम इन पेरियार, ऑन पेरियार रिवर। तो जो याद रखना है वो आपको एक टेबल में बना के लिख लेना है। नाउ कमिंग ऑन टू द कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल कौन से होते हैं, कन्वेंशनल वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। मतलब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है मोस्टली उनको कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल आर रिन्यूएबल एंड दे आर इको फ्रेंडली। एग्जाम्पल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर है सोलर, विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी। अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का तो ये पॉल्यूटिंग है एक्सेप्ट फॉर हाइड्रो पावर, और नॉन कन्वेंशनल का देखें तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है और ये एक सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स है। देन नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। अब देखो इतने सारे एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम कंजर्वेशन के बारे में भी बात करें। तो कंजर्वेशन के लिए अब हमें पता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, आजकल गर्मी भी बढ़ रही है, तो एनर्जी की जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी विच लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि ये सारे डिमांड्स बढ़ रही हैं तो इनकी वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। तो ओवर यूज एंड वेस्टेज आर द मेजर चैलेंजेस। तो आज के टाइम में एनर्जी जनरेट करना हमारे लिए मेजर चैलेंज नहीं है, हमारे लिए मेजर चैलेंज ये है कि हम ओवर यूज और वेस्टेज को बचा सके। ये हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्विचिंग टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल पर स्विच कर जाए।
ठीक है। देन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत छोटे से ही हम 3 आवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो आज के टाइम में 7 आवर्स तक पहुंच चुके हैं, बट लेट अस फोकस ऑन दीज 3 आवर्स ओनली, विच इज रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। ठीक है, तो किसी भी चीज को उठा के फेंको मत, उसको रीयूज करो। किसी भी चीज को रिसाइकल करके उसका अगर एक काम नहीं रहा तो दूसरे काम में लगाओ, और जो हमारा वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम रिड्यूस करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एफिशिएंट एनर्जी यूज, जैसे कि एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, मतलब जिस रूम में आप नहीं बैठे हो वहाँ के लाइट, फैन, अगर आपने टीवी ऑन रखा है तो टीवी वो उनको स्विच ऑफ करो। अगर आप कहीं स्कूल जा रहे हो, सो रादर देन कि आपकी कॉलोनी में के 10 बच्चे हैं जो एक ही स्कूल में जाते हैं, तो रादर देन कि सबके पेरेंट्स अलग अलग गाड़ी में या बाइक में, स्कूटर में छोड़ने जाएं, बेटर है कि एक कैब लगा के सब बच्चे एक ही में जाएं। सो दैट विल अगेन सेव एनर्जी। सो दिस कार पूलिंग या फिर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल save energy. So these are the efficient uses of energy. Clear? Now to promote alternative energy sources, मतलब कि ये हम कन्वेंशनल जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पे, इसको हम कम करें और हम ऑल्टरनेटिवली हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करें, विंड एनर्जी को, टाइडल को, इवन हाइड्रो पावर को हम यूज करें और उससे हम उस एनर्जी का हम यूज करें, रादर देन हम वही कोल पेट्रोलियम पर अटके रहें और फिर वो खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को वो सारे चीजें मिलेंगी ही नहीं यूज करने को। सो लेट्स नॉट मेक या क्या बोल सकते हैं कि लेट्स नॉट क्रिएट द फ्यूचर चैलेंजिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स। लेट्स कंजर्व resources for them as well. Some quick facts that we will talk about of renewable and non-renewable energy resources. First of all, India has 7.1% of global recoverable coal reserves. Then India's key oil and natural gas reserves are in Ankleshwar, Bombay High, Krishna and Godavari basin, and India is the global leader in hydroelectricity production. ठीक है, तो ये बात मेन मुझे आपको बतानी थी इन क्विक फैक्ट्स में। ठीक है, तो आज के देश में वेयर देयर आर अराउंड 4800 डैम्स in our country, we are the global leaders in hydroelectric projects. समझे? तो हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। तो मतलब सोचो, हमारे देश में पिछले 70-75 ईयर्स में ही डैम्स आए हैं, बनाए हैं, मतलब हमने इंडिपेंडेंस के बाद, और उसके बाद आज हम ग्लोबल लीडर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम एनर्जी का एफिशिएंटली यूज़ करें, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, लेस पॉल्यूटिंग एनर्जी की तरफ जाएं, हम कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाएं, और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी चीज़ों को बचा के रखें। तो क्या समझ आया इस चैप्टर से? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या समझ आया। ठीक है, और जहाँ तक बात रही इस चैप्टर में फोकस क्या करना है, तो फोकस आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले very clearly what is conventional and non-conventional energy resources, what is renewable and non-renewable energy resources, and हर एक एनर्जी रिसोर्स उसका एग्जाम्पल ग्लोबल कौन लीडर्स हैं, और अगर वो चीज़ इंडिया में है तो इंडिया में कहाँ पर है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इसमें हर एक डैम कहाँ पर डैम्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स पर हैं, और वो कौन सी स्टेट में है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the complete chapter. कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कहाँ आना है, या तो आस्क क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक करनी है। So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।